हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। अब आप लोगों का नेक्स्ट पेपर मैनेजरल इकोनॉमिक्स का है, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर हम आ गए हैं। ठीक है, अब आपको सब कुछ पढ़ना है। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, आपको पढ़ना सब कुछ है, लेकिन इन क्वेश्चंस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है डिमांड फंक्शन। डिमांड बताना है, फंक्शंस ऑफ डिमांड बताना है, लॉ ऑफ डिमांड बताना है। अब ये जो है डिमांड से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे, इसलिए मैंने तीनों क्वेश्चंस कंबाइन करके डाल दिए हैं। तो अब इसमें से आपको या तो डिमांड या उसके फंक्शंस आएंगे, लॉ ऑफ डिमांड अलग से आ सकता है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन आपके पास आ सकता है, बट डिमांड से एक क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का अगर हम लोग एक मेजर पोर्शन देखें, क्रूशियल इंपॉर्टेंट पोर्शन देखें, तो वो डिमांड ही होता है। ठीक है, तो डिमांड से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो बनता है। तो सबसे पहले डिमांड क्या होता है? डिमांड रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स दैट अ कंज्यूमर इज प्लानिंग और इज परचेजिंग ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर प्राइस। ठीक है, तो डिमांड की जब भी आप डेफिनेशन लिखेंगे तो वहाँ पर आपको ये 2 चीज़ें ज़रूर लिखनी है। एक तो डिमांड हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम पर की जाती है और एक पर्टिकुलर प्राइस पे की जाती है। तो डिमांड की यहाँ से आपको डेफिनेशन जो है ये आपको लिख कर आनी है। ठीक है, डिमांड को एक्सप्लेन करना है। अगेन आई सजेस्ट यू कि आप एक ऑथर की डेफिनेशन जरूर याद कर ले डिमांड की। ठीक है, तो वो उससे आपका आंसर जो है वो प्रेजेंटेबल अच्छा बन जाएगा। तो ये डिमांड हो गया यहाँ पर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ डिमांड। फंक्शंस ऑफ डिमांड मतलब, अब डिमांड फंक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, किसी भी चीज़ के साथ फंक्शन जुड़ जाए ना, मतलब उसके फैक्टर्स बताना है अपन लोगों को। ठीक है, कि जैसे अगर मैं डेफिनेशन बताऊं डिमांड फंक्शन की क्या है, तो वो होगी डिमांड फंक्शन रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। इसकी जगह सप्लाई फंक्शन अगर आ जाता है तो क्या लिखेंगे आप लोग? सप्लाई फंक्शन रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। इसकी जगह प्रोडक्शन फंक्शन आ जाता है तो क्या लिखेंगे? प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्शन। तो इस तरीके से सारे फंक्शंस की डेफिनेशन यहाँ से आपको एक साथ मैंने बता दी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिमांड फंक्शन बताना है। अब डिमांड फंक्शन में आपको फैक्टर्स भी लिखने हैं कि डिमांड किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो डिमांड ऑफ गुड एक्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन डी एक्स। मतलब डिमांड ऑफ गुड एक्स डिपेंड्स ऑन, सबसे पहले प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ गुड वाई। गुड वाई आपके 2 टाइप के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पी वाई हो गया यहाँ पे। वाई मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम के बेसिस पे हमने गुड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, इंफीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स। तो यहाँ पर डिमांड रिलेट करता है इनकम से। फिर पॉपुलेशन क्या है, अपने इकोनॉमी में इनकम की वैरायटी क्या क्या है, मतलब कौन से क्लास के लोग ज़्यादा रहते, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, मतलब किस तरीके के कौन से इनकम ग्रुप के लोग ज़्यादा रहते हैं उस पर डिपेंड करता है। टेस्ट एंड फैशन पे डिपेंड करता है। अब जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो कीपैड वाले मोबाइल जो है वो आउट ऑफ फैशन है, आउट ऑफ ट्रेंड है, तो उनकी डिमांड कम है। वहीं अगर मैं आपको स्मार्टफोन की बात करूँ, स्मार्ट वॉचेस की बात करूँ, तो वो सारी चीज़ें फैशन में इन है, इस वजह से उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो टेस्ट एंड फैशन पे भी डिपेंड करता है। फ्यूचर प्राइसेस क्या होने वाले हैं किसी भी चीज़ के, उस पर डिपेंड करता है आज की डिमांड क्या होगी। अगर मैं आपको बोलूँ कि कल पेट्रोल महंगा होने वाला है, तो आप आज अपनी डिमांड बढ़ा दोगे, क्योंकि आज आप जल्दी से डलवा दोगे ताकि आपको कल महंगा ना खरीदना पड़े पेट्रोल। वही अगर मैं बोलूँ कि कल पेट्रोल का प्राइस गिरने वाला है, आज आप अपनी आज की डिमांड कम कर दोगे, बिकॉज आप तो कल सस्ते में पेट्रोल डलवाने वाले हो। ठीक है, तो इस तरीके से इट वर्क्स। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो आपको डिमांड फंक्शन में ये सारे फैक्टर्स भी समझा कर आना है, आपका आंसर बहुत प्रेजेंटेबल बन जाएगा उससे। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? जब आप सेम प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस चार्ज करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ, देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ना मोस्टली मोनोपोली बिजनेस करते हैं। मोनोपोली मतलब जिनका कोई कॉम्पिटिटर ना हो मार्केट में। ठीक है, क्योंकि अगर जैसे वॉच है, ठीक है, अगर मैं ये वाली वॉच अगर समझो 2000 में लेकर आई, ठीक है, और सेम वॉच, एग्जैक्टली सेम वॉच अगर कोई मुझे 4000 में दे तो मैं नहीं लूँगी ना, ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक ऑप्शन है 2000 की वॉच लेने का। ठीक है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग प्राइसेस सेम चीज़ के कौन चार्ज कर सकता है? इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट में। ठीक है, जैसे अगर मैं मोस्टली जो बिजनेस आजकल देखो मोनोपोली बिजनेसेस प्राइवेट में तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलते, लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी है वो मोनोपोली बिजनेस है गवर्नमेंट का, उसमें कोई प्राइवेट प्लेयर है नहीं अभी फिलहाल। ठीक है, रेलवेज का अब हम लोग एग्जाम्पल नहीं ले सकते क्योंकि वो अब धीरे धीरे प्राइवेट होता जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी इज द बेस्ट एग्जाम्पल, और यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता भी है। देखो, जब आप घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हो तो आपको जो है अलग कैलकुलेशन की यूनिट्स रहते हैं, मतलब उसमें पर यूनिट चार्ज अलग है। बट व्हेन इट कम्स टू कमर्शियल पर्पस हम लोग का पर यूनिट कॉस्ट वहाँ पे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी इज कॉस्टली और वेयर एज रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी इज चीपर। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया। चीज़ एक ही है, ठीक है, लेकिन प्राइस आप अलग अलग चार्ज कर रहे हो दोनों जगहों पे। अगर आपने 200 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करिए तो आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा, 200 से ऊपर गया तो आपका जो है पर यूनिट चार्ज बढ़ जाएगा। तो ये भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या, कि सेम प्रोडक्ट का आप अलग अलग प्राइस अलग अलग कस्टमर से चार्ज करते हो। ठीक है,
तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन के बीच में डिफरेंस, मतलब अपन का जो भी फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में क्या क्या आ जाता है, परफेक्ट कंपटीशन आता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये 3 चीज़ें आती हैं। तो इनमें से किसी भी चीज़ का डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। परफेक्ट कंपटीशन कौन सा होता है, वेदर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। मोनोपोली मतलब क्या, जहाँ पे देर इज सिंगल सेलर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का कॉम्बिनेशन, जहाँ जो आपको आजकल देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो आपको आजकल देखने को मिलता है, वेयर देयर आर लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है। अभी जो प्रोडक्ट अलग अलग आप देखते हो मार्केट में, वो 2 तरीके से अलग हो सकते हैं। या तो आपका वो प्राइस, मतलब या तो वो प्राइस के बेसिस पर अलग है, या तो वो सच में अलग है, या तो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन क्रिएट किया गया है, तो नेचुरल प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है। नेचुरल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का एग्जांपल में आप क्या लिख दोगे, जैसे चाय है तो एक हर्बल टी हो गई, एक नॉर्मल टी हो गई। ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो नेचुरली अलग हैं, तो ये होता है नेचुरल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आर्टिफिशियल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये रेड लेबल की चाय, ये ताज की चाय, ठीक है। तो इस तरीके से जब अलग अलग सेम चीज़ को जब आप अलग अलग ब्रांड नेम दे देते हो, दैट इज आर्टिफिशियल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जब प्रोडक्ट कोर में रियल में अलग होता है तो उसको अपन बोलते हैं नेचुरल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये आप सारी चीज़ें जो है ये अपन का हो गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली मैंने आपको बता दिया, वेयर देयर इज सिंगल सेलर। परफेक्ट कंपटीशन, वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। जो परफेक्ट कंपटीशन है ये ऐसा मार्केट है जो रियल लाइफ में प्रेजेंट नहीं होता, ये एक इमेजिनरी फॉर्म ऑफ मार्केट है, ठीक है। तो ये आप सब लोग अच्छे से एक बार इसके फीचर्स वगैरह देख लेना, डिफरेंस बिटवीन आ सकता है इनमें से किसी के भी बीच में, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, अगर मैं एक फैक्ट्री ओन करती हूँ तो अगर मैं आपको 10 सामान एक दिन में बना के दूंगी तो वो सामान मेरा बनता है पर यूनिट कॉस्ट जो है वो समझो आ रही है 20 रुपीज़, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक दिन में 10 की जगह 100 सामान बना दूंगी तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट 12 या 13 रुपीज़ आएगी। तो जब मैं बल्क में प्रोडक्शन करती हूँ तो मेरी जो कॉस्ट है ओवरऑल वो कम हो जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स जो है फर्म को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। एक तो देखो कॉस्ट कम हो जाती है तो प्रॉफिट मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ठीक है। तो फर्म को बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स होते हैं। प्लस अगर फर्म अर्न करेगी ज़्यादा तो वो मोटिवेशन उसको मिलेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करना पसंद करेगी। सप्लाई ज़्यादा होगा, लोग खरीदेंगे अच्छे से, यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से होगा रिसोर्सेज का, इकोनॉमी में जो है बहुत ज़्यादा कैश जो है वो बहुत जनरेट होता जाएगा बार बार, ठीक है। तो इकोनॉमी हम लोग की जो है वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि देखो कोई भी इकोनॉमी आगे तभी बढ़ती है जब वहाँ की जो पब्लिक है वो खर्चा करे, क्योंकि जितना ज़्यादा अपन खर्चा करेंगे उतना मार्केट में मनी फ्लो बढ़ेगा, ठीक है। और उतने ही लोगों को रोजगार मिलेगा, उतने ही लोग जो है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का ये बेनिफिट्स हो गए और मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम और उसके वेरियस मेथड्स। इनमें से कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिकल भी आ सकता है, थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है। नेशनल इनकम मतलब एक पर्टिकुलर ईयर में कोई भी कंट्री के तीनों सेक्टर्स मिलकर कितना अर्न करते हैं। तीनों सेक्टर्स मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ये तीनों सेक्टर्स मिलकर कितना अर्न करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के आपके पास 3 मेथड्स होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। इन 3 मेथड के फॉर्मूलेज प्लस आपको इसका जो आपका पूरा थ्योरी पोर्शन है वो आपको बहुत अच्छे से बुक में से रीड करना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच। देखो यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन। इकोनॉमिक्स में हम लोग जब भी डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड से हम लोग एक वर्ड आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। अब सेटिस्फैक्शन को हम लोग मेजर कर सकते हैं क्या रियल में? नहीं कर सकते, लेकिन इकोनॉमिक्स की तरफ से अगर मैं देखूं तो इसके हमारे पास 2 अप्रोचेस हैं, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच दिया गया था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के थ्रू। वो कौन है? फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं। उन्होंने बोला कि यूटिलिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं और उन्होंने एक इमेजिनरी ऐसा यूनिट भी दिया था यूटिलिटी का, दैट इज यूटिल्स, ठीक है। इन्होंने बोला कि हम लोग सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। दूसरी जगह एक ऑर्डिनल अप्रोच है जिसको दिया था हिक्स एंड एलन ने, 2 लोग हैं। इन्होंने बोला था कि हम लोग यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, हम लोग केवल उसको कंपेयर कर सकते हैं और रैंक कर सकते हैं। तो आपको ये 2 अप्रोचेस को डिटेल में लिखना है। जो हमारा लॉ ऑफ डीएमयू है, डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, वो कार्डिनल अप्रोच पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसके दोनों के बीच के डिफरेंस आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट होता है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है, जिसमें हम लोग अपनी कंट्री के जितने भी बाहर से एक्सटर्नल कंट्री से जितना भी हमारा लेन देन हो रहा है, जितना भी कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, उन सबको जब हम लोग एक जगह पे प्रॉपर रिकॉर्ड करते हैं उस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं बीओपी।
फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी मतलब अपनी कंट्री की ग्रोथ के लिए जब गवर्नमेंट कोई डिसीजंस लेता है, गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज निकालता है, गवर्नमेंट के पास जो पावर्स होते हैं उसको हम लोग फिजिकल पॉलिसीज बोलते हैं। जब आरबीआई मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है जिन पॉलिसीज के थ्रू, जिन टूल्स के थ्रू, उसको अपन लोग मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। तो फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, जैसे टैक्स वगैरह, टैक्स आरबीआई ने डिसाइड करता है, टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो टैक्सेशन पॉलिसी कम्स अंडर फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी का दूसरा एग्जाम्पल सब्सिडीज भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिजिकल पॉलिसी हुई। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या आ जाएगा आपका, जो आरबीआई के पास टूल्स रहते हैं, जैसे कैश रिजर्व रेशियो आ जाएगा यहाँ पर, बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, मॉरल सुएशन हो गया, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सारे टूल्स हैं जिससे आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है मार्केट में, ठीक है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी, इन तीन में से कुछ आ सकता है क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। प्रोडक्शन फंक्शन मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन बता दी थी, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मतलब क्या, ये लॉ प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था इन हिज बुक्स प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1936। इस लॉ में क्या बोला गया है कि इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इफ प्रोड्यूसर वांट्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, ठीक है, तो इट कैन बी डन ओनली यूजिंग वन वे। अब वो वे कौन सा है, बाय इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर्स कीपिंग फिक्स्ड फैक्टर्स कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स होते हैं, जो हमारे कम समय में चेंज हो सकते हैं, वेरी होते हैं, जो चेंज होते हैं। फिक्स फैक्टर्स मतलब जैसे मैंने फैक्ट्री खरीदी है, अब मैं बहुत कम समय में तो फैक्ट्री नहीं खरीद पाऊंगी फिर से, तो वो मेरी फिक्स फैक्टर हो गई। वेरिएबल फैक्टर्स जैसे लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन पर बेस्ड होती है, जितना प्रोडक्शन करोगे उतना खर्चा होगा, वो होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, ये तो फैक्टर्स भी सेम ही होते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या बोला गया है, इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर्स कीपिंग फिक्स्ड फैक्टर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन था। इसमें आपका स्केड्यूल डायग्राम वगैरह है, बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन और क्वेश्चंस बता रही हूँ, ठीक है। बाकी जितनी भी डिटेल्ड वीडियोस है वो हमारी ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, तो प्लीज़ आप लोग वो देखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई विश कि ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।